जो नॉर्मल फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का वो ऐसा है कि आपको पहले एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा, जैसे मतलब मान लो क्वेश्चन होगा, इसमें कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, ये जरूरी हो नहीं है कि यहाँ स्टेटमेंट हो ही, या हो भी सकता है। मतलब कुछ फिगर्स आपको क्वेश्चन में देंगे विच इज विथ यू डेफिनेटली, है ना, वो है ही आपके पास। फिर इसके बाद दो स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, दो स्टेटमेंट होंगे अलग अलग। आपको बताना ये होता है, आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि मार्क वन, देखो यहाँ पे देखो, ये बोलता है ना मार्क वन, अगर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय स्टेटमेंट ए अलोन बट नॉट बाय यूजिंग द स्टेटमेंट बी, मतलब सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपका आंसरेबल है तो। मार्क टू, when question can be answered by statement B alone but not by using statement A. मार्क थ्री, जब ईदर ऑफ द स्टेटमेंट, दोनों ही अलग अलग तुम्हें आंसर दे सकता है। मार्क फोर, when the question can be answered by using both of the statement together but not by either of the statement. Mark 5, when the question cannot be answered on the basis of the two statement. कभी 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 क्या होता है जब चार ऑप्शन वाले, जैसे अब कैट में चार ही ऑप्शन आते हैं, तो ये वाला तीसरा वाला नहीं भी होता है ऑप्शन, है ना, मतलब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जिसमें अलग अलग इधर ऑफ द स्टेटमेंट से सॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें बस तुम्हें ध्यान ये रखना होता है कि जब आप पहला स्टेटमेंट ट्राई कर रहे हो उस समय दूसरे की तरफ देखो ही मत, और जब दूसरा स्टेटमेंट ट्राई कर रहे हो तो पहले की तरफ मत देखो, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप ध्यान दिए और आपको लगा कि वो तो इन्फॉर्मेशन है ही, तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, ये बोलता है कि इन अ फुटबॉल मैच एट द हाफ टाइम महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब वाज ट्रेलिंग बाय 3 goals, है ना, डिड इट विन द मैच। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्रेल थे, ट्रेल मतलब पीछे थे, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ग्रुप है वो एक दूसरा XYZ अगर ग्रुप है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर ए गोल है तो इनका A+3 गोल है, यही मतलब हुआ ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ट्रेल करना मतलब कि पीछे हैं। ठीक है, ये पूछना। और क्वेश्चन क्या हमारा, डिड इट विन द मैच, की मतलब क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मैच जीता। तो बोलता क्या है कि अब स्टेटमेंट वन देखो, अब मैं बी बिल्कुल नहीं देखूंगा, बी की तरफ अब नजर भी नहीं डालेंगे। इन द सेकेंड हाफ महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कोर 4 goals, सेकेंड हाफ में इसने 4 गोल गोल और किया, तो जीत इससे गए। हमें पता चलता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जीता। हाँ। हाँ, नहीं 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 पता चलता। चार नहीं मार बता दिया। सकते क्योंकि हम दूसरे वाले का तो नहीं बताया ना, कितना, हाँ। हाँ उसका दूसरे नहीं वाले पता। ने तो डिड इट विन द मैच। अच्छा, एक भी बात है कि तुमको ये नहीं जवाब देना है कि जीता है कि नहीं जीता है, तुमको सिर्फ ये अच्छा। जवाब देना है कि हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। विन और लूज को बस ये तो ये लास्ट कंसेप्ट है, इसमें समझ जाना है। यहाँ पे ये पूछा है ना कि डिड इट विन द मैच, मतलब आस्किंग कि जीता या नहीं जीता, ऐसा नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन वेदर इट कैन बी सॉल्व्ड और नॉट बाय दिस स्टेटमेंट। तो जो ये दिया गया है कि इन द सेकंड हाफ महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कोर 4 गोल, इससे हम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो ए से नहीं सॉल्व होगा अकेला। अब जब हम बी की तरफ जाएंगे, ठीक है, किस से आवाज आ रही है? अगर हम बी की तरफ मूव करते हैं, कि बी बी स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, द अपोनेंट स्कोर 4 goals इन अ मैच। स्टेटमेंट बी बोलता है कि अपोनेंट जो है टोटल अपोनेंट स्कोर 4 goals इन द मैच, अपोनेंट वालों ने 4 गोल किया है टोटल। तो इससे हम बता सकते हैं कि महिंद्रा महिंद्रा जीता कि नहीं, बोलो। यस सर।
जी इससे सर। भी नहीं बता सकते नहीं बता सकते, कैसे बता सकते? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ दिया है ना, तो हो सकता है यहाँ पे ए की वैल्यू एक का या 0 हो या बाद में एक की है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया ना, ये तो फर्स्ट हाफ में ट्रेल पे थे, सेकंड हाफ में उन्होंने क्या किया कोई आइडिया नहीं है। तो नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 1 2 इंडिविजुअली कैपेबल टू गिव आंसर। लेकिन जब हम दोनों को मर्ज कर दें, दोनों को मर्ज कर दें, तो जैसे मर्ज करेंगे तो क्या होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ओपोनेंट है। अब ये बोलता है कि ये 4 गोल किया है, ये पहले ट्रेल कर रहे थे 3 गोल से, है ना। ऐसा भी तो केस हो सकता था ना कि ये 4 पहले फर्स्ट हाफ में ही इसने 4 कर दिया हो और ये ट्रेल कर रहा हो 1 से और उसके बाद में 4 गोल और मारा महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों ने। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो सकता था। 3-0 वाला। दूसरा कंडीशन ये हो सकता था कि दूसरे वाले टीम ने, जो दूसरा वाला टीम है, पहले 3 गोल किया होगा फर्स्ट हाफ में और उस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 0 गोल किया, बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 4 गोल किया स्टेटमेंट 1 के हिसाब से और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 के हिसाब से 1 गोल और। इस केस में ड्रॉ होगा, ड्रॉ होगा, लीग में ड्रॉ है ना। होगा 5-4। तो अभी भी हम नहीं बता सकते इस दोनों मैच से कि कौन जीता। महिंद्रा एंड महिंद्रा won the match और didn't won the match। इसका आंसर क्या हमारे पास? 5। ये बात समझ में आई? तो आपको ये ध्यान रखना है, दो चीजें इसमें, हमेशा दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप स्टेटमेंट 1 चेक कर रहे होगे, यू विल नॉट सी और टेक केयर ऑफ स्टेटमेंट 2, तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जब स्टेटमेंट 2 चेंज कर रहे हो, चेक कर रहे हो, यहाँ चैलेंज वाली बात हो जाती है, क्योंकि एक बार आपने स्टेटमेंट 1 चेक कर लिया तो उसका डेटा ना दिमाग में घूमने लगता है। इसमें आपको एक आदत डालनी होगी कि हम स्टेटमेंट 1 के डेटा को भूल जाएं फॉर द टाइम में, है ना, वाइल चेकिंग स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कि अगर हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें, ये बोलता क्या है कि मैं इसको उस पर लिखता हूँ, मैं दूसरे डेटा पे, इन अ पर्टिकुलर स्कूल 60 स्टूडेंट्स वर एथलीट, 10 among them was also among the top academic performers. Top academic performers. How many top academic performers were in the school? तो ये डेटा क्या क्या है हमारे पास, बताओ। कि 60 एथलीट्स हैं, है ना। 60 जो है वो क्या है, 10 among them एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना। इसमें 10 है टॉप एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, टॉप एकेड परफॉर्मर्स में जो 10 है, इसमें के 10 ये यहाँ भी है ना। एंड द क्वेश्चन दे आस्क्ड इज कि हाउ मेनी टॉप एकेडमिक परफॉर्मर देयर वेयर इन स्कूल, है ना। यही कोशिश करता हूँ। स्टेटमेंट 1 पढ़ो तुम लोग। स्टेटमेंट 1 से हो जाएगा। हाँ। स्टेटमेंट 1 है कि 60% ऑफ द टॉप एकेडमिक परफॉर्मर्स वेयर नॉट एथलीट। तो जैसे मान लो कि टॉप एकेडमिक परफॉर्मर्स हैं, उसमें से 10 तो इधर से है ना, जो एथलीट हैं, और ये बोलता है कि 60% जो है वो नॉट एथलीट है। तो ये 40% हो जाएगा तुम्हारा। दैट मीन्स कि आप इससे निकाल सकते हो, स्टेटमेंट 1 से आप टॉप एकेडमिक परफॉर्मर निकाल सकते हो कि कितना आएगा। अब ये नहीं तुम्हें देखना है कि कितना आएगा निकाल के, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, दैट मीन्स डन। ठीक है, आंसर पे नहीं जाना है। फिर बी चेक करेंगे, ऑल द टॉप एकेडमिक परफॉर्मर्स वेयर नॉट नेसेसरली एथलीट्स। तो वो बोलता है, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि टॉप एकेडमिक परफॉर्मर्स जो थे नेसेसरली वेयर नॉट एथलीट्स। मतलब ये बोलता है कि कुछ और भी होंगे,
नॉन एथलीट्स पे, तो इससे तुम नहीं बता सकते, तो इसके लिए आंसर क्या मार्क करोगे? Only A. ओनली ए। ठीक है, तो इसको अब ट्राई करना बाकी तुम लोग। अब ये वाला है क्वेश्चन, इसमें बोलता है, इसको तुमने ट्राई किया हो, सबने ट्राई किया है इसको? Yes. एवरीवन? आज अब्दुल्ला भी है। अब्दुल्ला तुम रेगुलर क्यों नहीं होते हो? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये इजी है, इसको एक बार ट्राई करना तुम लोग सारे लोग। मैं 9th वाले पे चलता हूँ जो सौरभ का डाउट था, ठीक है? एंड विल डू इट लाइक कि जैसे पढ़ते के साथ में कैसे हम कर सकते हैं, ऐसे कोशिश करेंगे तो करने की, ठीक है? ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे तुम लोग सुनना है कि डेटा कैसे समझते हैं। जब भी आप डीआई करने जा रहे हो ना, तो डेटा सेट्स, ये आपका डेटा सेट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट हुआ है। ये बोलता है क्या कि द फॉलोइंग टेबल शोज द ब्रेकअप ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बाय ए कंपनी इन लास्ट 5 years 2002 से 2006 तक टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है? फिर बोलता है द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 2000 यूनिट। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 2000 यूनिट। द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईयर 2006 was rupees 125 per unit. Some cost change almost in direct proportion to the change in volume of production, while others do not follow any obvious pattern with the respect to volume of production and hence are considered fixed cost. Sir, ये वाला लाइन एक्सप्लेन कर दो। क्या चीज? ये लाइन एक बार एक्सप्लेन कर दो। एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बोलता है कि कुछ कॉस्ट ऐसे हैं जो आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन मतलब जितने अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हो उसके हिसाब से बढ़ेगा, और कुछ कॉस्ट ऐसे हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से, वो आपको उतना ही लगेंगे जितना है। तो इसका नॉर्मल एग्जांपल तुम ऐसे समझ लो कि कोई फैक्ट्री है जो रेंट पे तुम चला रहे हो, अगर रेंट 50,000 है तो 50,000 ही होगा हर मंथ। वो अच्छा। प्रोडक्शन क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करेगा। लेकिन मान लो एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल अगर 2 रुपये का आता है, अगर 50 यूनिट बनाओगे तो 100 रुपये का आएगा, 1000 यूनिट बनाओगे तो 2000 रुपये का आएगा। तो वो कॉस्ट जो होगा वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। हाँ, ठीक है। अब बोलता है क्या कि जो 2006 का इंफॉर्मेशन है दैट विल बी एक्ट एज फिगर्स ऑफ 2007, है ना? जो कॉस्ट है वो 2007 का 2006 के तरह से होगा। तो सबसे पहला काम तो हमें ये है कि ये जो कॉस्ट है, देखो ये वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे और ये नीचे कॉस्ट दिया हुआ है, ये सारे कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटना है। तो हमने देखा कि मटेरियल कॉस्ट जो है 1000 पे 50,000 है, 900 पे 45,000 है, ऑलमोस्ट 1100 पे 55,000 है। तो ये ऑलमोस्ट वेरी कर रहा है विद द क्वांटिटी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है हमारा। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? हाँ। फिर बोलता है लेबर जो है वो 1000 पे 20,000 है, 900 पे 18 है, 11 पे 22, 100 है, ये भी ऑलमोस्ट वेरी कर रहा है। ये लिखा हुआ है ना कि सम कॉस्ट चेंज ऑलमोस्ट इन डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ऑलमोस्ट है। अब ये देखो कंज्यूमेबल्स है जो 1000 पे 2000 था, 900 पे बढ़ ही गया, फिर 1100 पे बहुत घट गया, फिर 1200 पे और घट गया, यानी कि ये फिक्स्ड है, ईयरली फिक्स्ड है। ठीक है, रेंट ऑफ बिल्डिंग 1000 1100 1100 1200 ये भी फिक्स है, फिक्स्ड है ना? सर कंज्यूमेबल्स कैसे फिक्स्ड है? क्योंकि ऑलरेडी वो देखो कंज्यूमेबल्स जो है फ्लक्चुएट हो रहा है ना,
हाँ कंज्यूमर्स वैरी बहुत कर रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन वॉल्यूम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है। ये नॉर्मली वैरी कर रहा है। तुम Instant ऐसे समझो ना, ordering. एक कंज्यूमर का कोई ऐसा आइटम है जो साल के शुरू में खरीद लेते हो एक अमाउंट में, दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्शन क्वांटिटी। वो जिस रेट में ओके, मिल रहा है ले हाँ लिया तुमने। वो तो है। हाँ रेट्स एंड टैक्सेस तो ये 400 है तो ये भी फिक्स है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ये भी फिक्स है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन देखो ये फिर वैरी कर रहा है, ठीक है। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, ये भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। फिक्स्ड है। तो ये हमारा आ गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। अब जो है पढ़ते हैं हम क्वेश्चन पहला क्या बोलता है। ये बोलता है कि व्हाट इज द सर कंज्यूमेबल्स वाला फिक्स्ड कैसे, एक बार फिर से बताओगे प्लीज। वो देखो कंज्यूमेबल वाला जो कॉस्ट है ऐसे तो क्वांटिटी वाइज वैरी कर रहा है, मतलब नंबर वाइज वैरी कर रहा है 2000 2200 1800 1600, हाँ लेकिन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जैसे जो वॉल्यूम प्रोडक्शन वॉल्यूम है ये 1000 है तो ये 2000 900 पे देखो बढ़ गया, 1100 पे बहुत कम हो गया, 1200 पे और कम हो गया, 1200 पे फिर और कम हो गया। तो मतलब ये प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब चेंज हो रहा है लेकिन नॉट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन वॉल्यूम, इसलिए उसको हम फिक्स मानेंगे। जैसे सर 900 पे तो काफी चेंज हो रहा है। चेंज हो नहीं रहा है, देखो ना तुम, ये 1000 पे 2000 है, ये 900 पे 2200 हो गया, बढ़ गया है। ये प्रोडक्शन वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये बढ़ गया कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट। तो आप ये बोल रहे हो कि वो मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है उसकी वैल्यू। एग्जैक्टली, अच्छा ठीक है। बस यही कंफ्यूजन होता है ज्यादातर लोगों को इसमें। अब जो पूछ रहा है ना, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीज इफ द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 1400 यूनिट्स इन द ईयर 2007। यानी कि अगर हम 2007 का अगर हम टेबल बनाए तो बनाना कितना है 14,000, और हमें रेट्स कौन से लेने हैं 2006 के हिसाब से, ठीक है। तो बताना जरा सा मटेरियल कॉस्ट कितना होगा। 70,000 होगा। हाँ अगर हम 60,000 1200 का 60,000 है, यानी 100 का 5,000 है तो 1400 का 70,000 है, ठीक है। बात समझ में आ रही तुम लोगों को? अगला 28,000। अगला 28,000 हो जाएगा। कंज्यूमेबल्स अब हमें इस बार 1400 ही रखना है, क्योंकि ये बोला कि जो रेट फिक्स्ड है वो तो 2016 वाला ही फॉलो करेगा। रेट भी हमें 1200 रखना है, ये कॉस्ट भी 400 रखना है, ये कॉस्ट 800 रखना है, ये कॉस्ट कितना रखना है बताना, 800 बोलो जल्दी। 42,000 42 ठीक है। और ये कॉस्ट कितना होगा 5800। हाँ इन सबको जोड़ लो, ठीक है। इन सबको जोड़ लो और डिवाइडेड बाई 1400 कर देना। समझ में आ गई मेरी बात? तो जो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा। एक सेकंड सर, फिक्स्ड और वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा अभी भी। क्या क्या क्या? जो फिक्स्ड और मतलब वेरिएबल वाला समझ आ रहा है, बट जो फिक्स्ड है रेंट ऑफ बिल्डिंग भी ठीक है, बट मुझे वो कंज्यूमेबल्स और सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी ये भी तो कर रहे हैं, मतलब मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि फिक्स्ड वैल्यू फिक्स्ड हम ले रहे हैं उसको। देखो सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है ये था, फिर ये है, ये जो देखो ये कोई इसका चेंज जो है ना प्रोडक्शन के वॉल्यूम के हिसाब से नहीं है। ऊपर में ये हमें कैसे पता लग रहा है, मतलब चेंज तो हो ही रहा है ना, ये वैल्यू तो चेंज हो ही रही है। जैसे ये पैटर्न है कि नहीं, पैटर्न होगा ना उसमें। 1000 से 900 हुआ तो कम हुआ ना, ये 10% कम हो गया, यहाँ तो कॉस्ट बढ़ गई, 50 रुपए बढ़ गया ना यहाँ पे। और 900 से 1100 पे जब हम गए
तो 200 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट सेम रह गया। वगैरह। अच्छा, ओके। समझ में आया तुम्हें? हाँ हाँ ठीक है, अब हाँ। ठीक है। एक सेकंड सर, जैसे हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ती है तो प्रोपोर्शन में बढ़ती है ना। हाँ प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। जैसे 2003 से 2004 में 45 100 से 55 200 हुई। हाँ मटेरियल। हाँ, तो 200 यूनिट्स के लिए बेसिकली हमारा इंक्रीज है 7100। हाँ। तो पर यूनिट कॉस्ट वैसे नहीं निकालेंगे हम? नहीं, ऐसे इसलिए नहीं निकालेंगे कि ये जो हमें 2007 का लेना है ना, हमें ये लिखा हुआ है ऊपर में कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर ईयर 2006 एज द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टिंग द फिगर्स ऑफ ईयर 2007। ठीक है। तो लेकिन अगर ये नहीं लिखा होता तो कैसे निकालते? तब तो हम लमसम में ले सकते हैं, नहीं लिखा रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। अच्छा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तब हम लमसम में लेते हैं। और देखो ये जो है ना, तुम दिख रहा है ये 100 और 200 दिख रहा है, ये इतना नेग्लिजिबल अमाउंट है ना, कि ये इट सीम्स प्रोपोर्शनल। अच्छा, हाँ ठीक है। जैसे ये 1000 पे 50,000 है, यानी कि पर 100 5,000 है। ये पर 100 भी 5,000 है। ये 100 रुपए का कितना ही फर्क पड़ गया है ना, 5-10 रुपए और फर्क पड़ गया। उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शनल है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो हमने जो डेटा लिया है ना 2007 के लिए, वो सारा 2006 के डेटा पे बेस्ड लिया है। ठीक है। इसका कंज्यूमेबल्स, हाँ, तो इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 1400 कर देंगे तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स that the company needs to produce and sell to avoid any loss। ठीक है। बेसिकली इसमें भी वही बात है कि आप अभी क्या करो कि ये सब मत लिखो। मैं क्या करता हूँ, पहले सारा वो लिख लेता हूँ, मैं फिक्स वाला लिख लेता हूँ केवल। ठीक है। अब जो मिनिमम नंबर बोला है ना तुम्हारा, उसको मान लो कि x बनाया हमने। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ये बोला ना कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर, तो मैंने मान लिया कि अगर वो x है, ठीक है, मिनिमम नंबर x है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी बताना जरा। पर यूनिट कितना लग रहा है? 5000 नहीं 50 रुपए। 50। तो ये 50x हो गया। इसका पूछ रहे हो? इसका पर यूनिट कितना होगा लेबर कॉस्ट? 20x। सर क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलना। ये जो 10th क्वेश्चन है ना, ये बोला है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट दैट कंपनी नीड टू प्रोड्यूस एंड सेल टू अवॉइड एनी लॉस। मैंने वो मिनिमम नंबर मान लिया x। ठीक है। अब मैं x का कॉस्टिंग निकाल रहा हूँ कि x प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट कितना आएगा, और x को बेच कितने में रहे हम। ये बोला है ना कि 2006 में सेलिंग प्राइस थी वो 125 पर यूनिट थी। क्या समझ में आ रही है? अब जो मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा ना, टोटल कॉस्ट, यहाँ पे ये जो टोटल कॉस्ट निकलेगा ये इक्वल होना चाहिए 125x के, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए। तो जो टोटल कॉस्ट है वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट है वो तुम्हारा मटेरियल का कॉस्ट 50x है। कैसे? देखो 1200 यूनिट का 60,000 है। अच्छा, वो करके, ठीक है। इसी तरह से लेबर का कॉस्ट मेरा 20x है। ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एंड मशीन कॉस्ट जो होगा वो 30x होगा। ये होगा ना? ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट आएगा हमारा वो कितना आएगा? 50 + 20 + 30, ये होता है 100x। 100x प्लस ये बाकी जोड़ देंगे तो हम कितना आएगा? 8 4 12 9600। 96 पक्का ना? 2600 प्लस एक बार रीचेक कर लो।
हाँ 96 ही होगा, ठीक है। 96 होगा जी। तो 9600 ये दोनों बराबर होना चाहिए मेरा, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए। ये बात आई समझ में? हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट तो कर लोगे ना, इस तरह से आगे कर लेना। अब आओ इस पे, कॉस्ट। ये नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा पे आते हैं, ठीक है। इसको बाकी मतलब ये पूरा पेपर ट्राई कर लेना एक बार सारे लोग, ठीक है। मैं 13 to 16 वाले पे आता हूँ। सौरभ ये वाला है ना तुम्हारा डाउट? सौरभ? हाँ सर ये वाला। ठीक है, तो इसमें अब शुरू से पढ़ो जरा ध्यान से सारे लोग, एवरीवन। ये बोलता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। The table shows the comparative cost in US dollar of major surgery in USA and selected few Asian countries. सारे डॉलर में है कॉस्ट, ठीक है। हार्ट बाईपास से लेके ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ बीमारियां हैं, और डॉलर का कन्वर्जन रेट भी ले रखा है उस पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी से। जैसे 1 US डॉलर इज 40.9 रुपीज, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है? फिर बोलता है क्या है कि कंसल्टिंग फर्म found the quality of health services were not the same in all the countries. A poor quality of surgery may have significant repercussion in future, resulting in more cost in correcting mistakes. The cost of poor quality of surgery is given in the table below. ये cost of poor quality का है। सर लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर, क्या क्या? ऊपर करो। हाँ। ये वाली कंसल्टिंग फर्म फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज वाली लाइन, आई मीन पूरा मतलब ये छोटा सा पैरा। ये बोलता क्या है कि जैसे कंसल्टिंग फर्म बोलता है कि आप सस्ते में कहीं करा तो लोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यूएस में कॉस्टिंग हार्ट बाईपास का $1,30,000 है ना, लेकिन ये जीरो मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा है ना, और इंडिया में वही 10,000 ही है। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो ये जानना ये चाहता है कि अगर नहीं, वो कंसल्टिंग फर्म बताता है कि आप यहाँ करा तो लिए सस्ते में, बट ऐसा हो सकता है कि आप जो है गलत, मतलब जो क्वालिटी ऑफ सर्जरी है वो पुअर है आपकी, तो आगे चल के इन फ्यूचर है ना उसके करेक्शन में, जैसे मान लो कि वो होता है ना कि कैथी छूट गया है ना, इस तरह का कुछ करेक्शन में आपको हो सकता है और ज्यादा कॉस्ट लग जाए। तो उस कॉस्ट को ये बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आ रही है? तो अब इसको मैं बस एक चीज, अभी दो चीज चेक कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि इसमें एक्स्ट्रा जीरो है क्या, है ना। ये 1,30,000 है ना, मुझे लग रहा है 13,000 होना चाहिए। और दूसरा एक चेक कर रहा हूँ मैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ पुअर नहीं सर क्वालिटी वो है, वही होगा, महंगा हाँ, होता ये है। जो 3,000 होना चाहिए, $3,000। तो मैं एक बार चेक करके बताता हूँ तुम्हें। सर लेकिन एंजियोप्लास्टी से सस्ता थोड़ी होगा, एंजियोप्लास्टी उससे सस्ता थोड़ी होगा। हार्ट ट्रांसप्लांट है ना, वो बाईपास है ना। 13 कैट लाख में सर, कैट में गलत क्वेश्चन क्या 30,000 आता है। है? नहीं हाँ वो कैट का क्वेश्चन नहीं, मैं हमारे यहाँ टाइप करने में गलत हो गया होगा ना। अच्छा, हाँ, मुझे क्योंकि लगा हार्ट कैट बाईपास में। तो एंजियोप्लास्टी से बहुत महंगा होगा। ये एक मिनट मैं वो कर ले रहा हूँ ना, बता दे, इसको तुरंत करेक्ट कर देगा।
जस्ट मिनट। हाँ वहाँ पे वाकई महंगा है, ठीक है। 1,30,000 ही लिखा हुआ है ये। हाँ सर सर, एक वो सेकंड। हार्ट बाईपास तो महंगा होगा ना। हाँ लेकिन इंडिया में ऐसा कैसे है कि एंजियोप्लास्टी महंगा है, ठीक है। इंडिया और में तो ये वाला एंजियोप्लास्टी जो बहुत है सस्ती है। ये वाला सही कह रहा था मैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है ना यूएस डॉलर, ये 1000 में है, इन 1000, हाँ ठीक है, इन 1000। अच्छा। क्योंकि वो $3 का कोई मतलब नहीं बनता ना, कंपैरेटिव कॉस्ट इन यूएसए एंड सम एशियन कंट्रीज इन यूएस डॉलर। तो ये जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का डेटा जो है ये आपका 3000 ये ऐसे होगा। तो अब ठीक बोलता है। क्या है कि the rupee value increased to 35 for a dollar and all the things including quality remain the same. What is the approximate difference in cost in US dollar between Singapore and India for a spinal fusion? सर जरा म्यूट कर दो ना, बहुत चिड़िया बोल रही है। हम किसको कह रहे हैं? तो सबको आवाज आ रही है पीछे से। ये बोलता है कि अगर हम रुपी वैल्यू को कम कर दें तो और बाकी सारी चीजें सेम रहे तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन कॉस्ट in US dollar between Singapore and India for a spinal fusion taking no change account? बताओ ये कैसे करोगे? इन केस ऑफ मतलब ओरिजिनल कन्वर्जन में पहले निकालेंगे, फिर 35 में निकालेंगे, फिर ऐसे करके डिफरेंस निकालेंगे। तुमने ट्राई किया था इसको? नहीं, ये हुआ नहीं ना। एक से अगर कॉमन आप उसमें बताओ कन्वर्ट सर। करना है तो कैसे करेंगे उसको? सिंगापुर डॉलर को यूएस डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेलो। यहाँ पे है ना, ये सिंगापुर डॉलर जो है तो दिया हुआ है। 1.53 यूएस डॉलर जो है वो एक सिंगापुर डॉलर है। तो इसको कर लो भाई, मतलब जैसे ऐसे है ना, हाँ वो 1.53 से डिवाइड करते हैं। डॉलर इज इक्वल टू 1 सिंगापुर डॉलर, तो $1 इज इक्वल टू 1/1.53। तो जितने डॉलर है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। निकालो इसको, फटाफट निकालो। क्वेश्चन क्या था सर? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉस्ट इन यूएस डॉलर बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया फॉर अ स्पाइनल फ्यूजन टेकिंग दिस चेंज इनटू अकाउंट। मतलब रुपये की डॉलर की वैल्यू है 35 इंडियन रुपीस। सर इसमें हम पहले स्पाइनल फ्यूजन का कॉस्ट निकालेंगे इंडिया का 35 रुपीज लेके डॉलर का प्राइस, हाँ है ना? और फिर हम सिंगापुर डॉलर में निकालेंगे स्पाइनल फ्यूजन का, ठीक है। और फिर डिफरेंस लेंगे ना। ले लो, दिखाओ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुमने बोला हम पहले स्पाइनल फ्यूजन का कॉस्ट निकालेंगे इंडिया में एट 35 रुपीज, जो डॉलर में मतलब उन्होंने 35 रुपीज दे रखा है। हाँ, स्पाइनल फ्यूजन जो है $55,000 है ना। हाँ तो $5,500 इंटू 35 हो जाएगा ना, इंटू 35। नहीं एक सेकंड। हाँ 5500 है वो तो।
हाँ तो ये देखो पहले ओरिजिनली तो 40.928 पे निकालेंगे ना, फिर कन्वर्ट करेंगे उसको। वही तो मैं बोल रहा था ना, तो मैं यही तो यहाँ ओरिजिनली 40.928 पे क्यों निकालेंगे जब उन्होंने क्योंकि जो इंडिया में कॉस्टिंग लगेगी वो तो रुपीज में सेम ही रहेगा ना, रुपीज की वैल्यू बढ़ी है, आपका आपका वो प्राइस नहीं कम हुआ है, कॉस्टिंग नहीं कम हुआ है, मेरी बात समझ आ रही डॉलर तो चेंज हो गए ना, डॉलर चेंज हुआ है ना। डॉलर की वैल्यू तो चेंज हो गई ना इंडिया में, हाँ आई मीन यूएस। अरे वो बता रहा है कंपैरेटिव कॉस्ट इन यूएस डॉलर। तो जैसे मान लो कि ये बोलो मैं कि मेरे यहाँ इंडिया में खर्च हो रहा था इतना, ठीक है, 41 ले लिया मैंने, डॉलर में तो कम होगा ना वो। हाँ तो डॉलर में अब ज्यादा लगेगा ना। कब, पहले या बाद में? कौन सी अब बात कर? बात डॉलर में तो प्राइस फिक्स्ड है ना हमारा। नहीं डॉलर में नहीं फिक्स होता है। जैसे एक बात बताओ, ठीक है, मैंने अपना एक दुकान खोला जिसमें मैं एक प्रोडक्ट जो दे रहा हूँ मैं वो 120 रुपए का दे रहा हूँ, ठीक है, और अभी क्या है कि $1 जो है 60 रुपए के बराबर है, तो मैं 120 रुपए का सामान कितने में दूंगा उसको? $2। $2। फिर क्या हुआ कि रुपी स्ट्रांग होती चली गई, अब $1 जो है वो 40 रुपए के बराबर है। हाँ अब मुझे मैं तो 120 में ही बेचूंगा ना, लेकिन वो वहां पे $3 होगा। अब मुझे वो $3 देगा। मेरी बात समझ में आई? अगर क्योंकि ये डॉलर में हम कंपेयर कर रहे हैं, रुपया में तो प्राइस वही रहेगा ना कॉस्टिंग। तो जो हमारी कॉस्टिंग है वो 5500 इंटू 41 होगी, लेकिन जब हम इसको डॉलर में निकालेंगे तो वो तुम्हारा कितना होगा? ये इंडियन रुपीस में निकलेगा ना 55। हाँ, ये इंडियन रुपीज में निकलेगा। हाँ फिर उसको फिर से डॉलर में बदलेंगे, नई डॉलर वैल्यू में। नहीं आया समझ? डॉलर वैल्यू तो स्पाइनल फ्यूजन की सर दे रखी है, नहीं, तो फिर से बताओ। दोबारा क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, अभी तुमने मेरा एग्जांपल समझा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस जो है मेरे यहाँ पे 120 रुपए की है, अगर डॉलर 60 रुपए के बराबर है तो मैं कितना डॉलर उससे मांगूंगा? $2, ठीक है। और अगर डॉलर 40 रुपए के बराबर है तो मैं कितना डॉलर उससे लूंगा? अब $3। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। जैसे अगर हम 41 रुपीज जब था, है ना, इसको 41 ले लिया मैंने, 41 था तो इतना रुपया मेरा यूज होता था। अब $1 जो है 35 के बराबर में है, तो डॉलर में कितना डॉलर यूज होगा, है ना। इसको करो एक बार, कोई करो जरा सा। तो पहले तो हम ये करेंगे ना कि पहले वाले केस में, ओरिजिनल केस में हमारा 5500 लगता है स्पाइनल फ्यूजन के लिए, which is in dollars 5500 by 40.928 है ना। अच्छा रुको मैं which is 134.146 पहले ये कैलकुलेट तो करो ना, तुम लोग ये कैलकुलेट करो कितना कर रहे हैं ना, कैलकुलेट करते हैं इसलिए 6442.85 644 2.85 644.2 बस, मतलब इसके लगूंगे ना। चलो इतना नहीं डिटेल में जाना है। 6443 ले लेते हैं, ठीक है। क्या है? 6443 आया है। अब ये बोलता है कि यूएस डॉलर में ही बताना है। ये 6443 आपका इंडियन रुपीस में निकले कि आपने डॉलर में निकाला? ये डॉलर में निकला। सर ये क्या निकाला है? समझ नहीं आ रहा सर, बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें। ओहो, वेट। तो यही करेंगे ना कि मतलब स्पाइनल फ्यूजन का कॉस्ट इंडिया और सिंगापुर में, हाँ, ओरिजिनल में जब हमारी प्राइसेस ये है जो ऊपर दी है, हाँ, तो उसमें तो फिर हम डिवाइड करके निकालेंगे ना कि 5500 by 41 और इंडिया। तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। हमें डॉलर का कंपैरेटिव कॉस्ट निकालना है ना। तो अब अगर जैसे मान लो कि इंडिया में जो प्राइस था, नॉर्मल प्राइस था, वो 5500 इंटू 41 था ना, ये था कि नहीं? इसके हिसाब से ये था ना। अब अगर ये इंडियन रुपी हो गया ना। हाँ, ये इंडियन रुपीज में हो गया। हाँ, अब मान लो कि कोई विदेशी आता है, बोलता है कि मुझे डॉलर में पेमेंट करना है, तो तुम कितना मांगोगे उससे?
जब डॉलर की वैल्यू 41 थी, जब डॉलर की वैल्यू, अच्छा तुम लोग अपने आप को हॉस्पिटल बना लो ना, इफ यू आर रनिंग अ हॉस्पिटल, जब डॉलर की वैल्यू 41 थी तब आप $5500 मांगते थे। अब जब डॉलर की वैल्यू घट गई है ना, डॉलर की वैल्यू 35 हो गई है, तो तुम $5500 ही मांगोगे क्या? नहीं ना, उससे ज्यादा बोलोगे। लाइक माई एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरा डॉलर का वैल्यू अगर 60 रुपए है तो मैं 120 रुपए के लिए $2 मांग रहा हूँ, लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू 40 रुपए हो जाएगी तो मैं 120 रुपए के लिए $3 मांगूंगा ना, बैलेंस करने के लिए। हाँ, तो हाउ मच डॉलर आई वुड आस्क नाउ, मैं कितना डॉलर मांगूंगा उससे, तो मैं ये बोलूंगा ना 35। अब इसको 35 से डिवाइड कर देंगे। अब आया अच्छा, समझ में? हाँ, अब ये जो आया था ये कितना आया था? 43। और सिंगापुर में कितना लग रहा है? 9,000। 9,000, क्योंकि सिंगापुर का तो सिंगापुर की करेंसी तो वैल्यू नहीं बढ़ी है, इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना है? लगभग $2,500 का है कि नहीं? एक मिनट, सिंगापुर में तो बदला नहीं है, तो सिंगापुर में 9,000 ही लेंगे, 9,000 लेंगे, हाँ ठीक है ना। तो ये कितना चेंज हुआ? लगभग 2500 हुआ कि नहीं? तो वो आंसर हो जाएगा। ये आई समझ में बात? पुण्य बताओ। 2568 है ना? हाँ 2568 है, तो अप्रोक्सीमेट बताना है ना आंसर, अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बताना है, तो 2568 को आई कैन से 2500। ठीक है। ठीक है, अब करो 14th क्वेश्चन। Approximate what difference in amount in what will make a Thai citizen if she were to get क्या है, hysterectomy done in India instead of her native country, taking into account of cost of poor quality। इसमें poor quality भी मिला के चलना है ना। It costs 7,500 baht for one day travel between थाईलैंड एंड इंडिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले रुको सारा वर्ड में कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। हमारा जो ऑपरेशन कराना है उसको, वो थाईलैंड में हो रहा है 4,500 कॉस्ट है, $4,500, और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कितना है? 6,000। तो टोटल कितना हो गया हमारा? $10,500। ठीक है, अब ये जो है इसमें जो वो है 33 का भट्ट है, तो इंटू 33 कर दो। क्या इंटू 33 कर दिया? क्या 33 क्या? यारे $1 33 भट्ट है ना। अच्छा, कन्वर्ट कर दिया। इसमें जोड़ दो तुम 7,500 बोला ना वन वे, दो जगह का जोड़ दो, तो इसमें आने जाने दोनों का जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 15,000। ये करो तो निकालो जरा कितना हुआ। इंडिया का कितना था? अभी इतना निकाल लो ना। 43,000 प्लस और क्या था? 3,000 प्लस इंडिया का कॉस्ट है 8,000 हो जाएगा। 3,000 है इंडिया का कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है 5,000। टोटल हो गया 8,000। सॉरी, यहाँ ये 15,000 ना इंडिया वाले में जुटेगा। क्या? ये जो 15,000 भट्ट है ना, वो इंडिया वाले में जुटेगा, क्योंकि इंडिया आने पे ना उसको कॉस्ट लग रहा है फ्लाइंग का। वही तो मैं भी सोच रहा था अपने तो बोले क्यों नहीं। तो 8,000 इंटू 33 प्लस 15,000 ये यहाँ जुड़ेगा,
तो इंडिया का हो गया सर 23,000। ये 8,000 कहाँ से आया? नहीं वो है बात है ना। कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी दोनों मिला के। से 15,000 अरे क्यों जुड़ेगा? शुरू से बताओ। क्योंकि हाँ अगर वो थाईलैंड वाला आदमी इंडिया आएगा, ये इंडिया हाँ कॉस्ट है, अलग अलग। तो उसको आने जाने का खर्च लगेगा ना। तो वन साइड का खर्च जो है वो 7,500 है। आप सबको किस करेंसी में रख रहे हो? मिक्स हो रहा अभी है सारा। बोला ही भट में रखने के लिए, तो डिफरेंस ही भट बोला है में, भट हाँ। में निकालने के लिए। अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो ऊपर वाले को भी भट में रखा और नीचे वाले को भी भट में रखा। ऊपर वाला ऊपर में कितना आ रहा कितना है? थाईलैंड का टोटल कितना आया था? 346,500। उसमें क्या क्या करिए तुमने जगदीप, बताओ। केवल ये मल्टीप्लाई किया ना, ये 10,500 into 33. कितना आया? 3,46,500. 346,000 ये मतलब कितना आ रहा है? इंडिया का। अच्छा इंडिया का तो पहले डॉलर में 33 निकालेंगे फिर इंटू उसके। 8,000 करो ना। अच्छा 30। 2,64. इंडिया का डॉलर में कितना है? 2,79,000 23,000 था ना डॉलर में? नहीं डॉलर में कितना है? डॉलर में वो है ना, 26 उधर ऊपर में 3,000 था, नीचे में 5,000 है। हाँ प्लस और फिर अच्छा वो डॉलर में फिर वो बात लगाएंगे बाद में ना वो करके। हाँ, ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है टोटल? 2,79,000 79,000। तो हाँ। डिफरेंस कितना है? 67,500 67,000 का है ना। तो ये वाला हो गया। 1 मिनट रुक जाओ सर पहुंच 86400 0 प्लस 15,000 लगाया 0। हाँ 279,000 आ गया उसका डिफरेंस बताना ना। हम्म। 67,000 है क्या? 500. 67,500 है। अच्छा वो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो तो। बहुत इंजरी होगी बेचारा को। बाप रे, खतरनाक। हाँ यार बचा क्या इसमें? क्यों आ रहा है? इजी होता है, तुम लोग बेवजह डरते हो। फॉरेन ये बोलते हैं कि यूएस सिटीजन इज हर्ट एंड इन एन एक्सीडेंट एंड रिक्वायर्स एंजियोप्लास्टी। नहीं, इसको 2-3 बीमारी हो गया। एंजियोप्लास्टी है, हिप रिप्लेसमेंट है और नी रिप्लेसमेंट है। कॉस्ट ऑफ फॉरेन ट्रेवल एंड स्टे इज नॉट ए कंसिडरेशन सिंस गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट। Which country will result the cheapest package थाईलैंड। taking cost of poor quality account? इसमें तो सिर्फ जोड़ना है ना सबको। तो सब जोड़ते रहेंगे हम। और क्या कौन कौन जोड़ना है? एंजियोप्लास्टी, हिप और नी रिप्लेसमेंट। हमारा इधर में हो गया, ये तीनों जोड़ना है। तो तीनों का जोड़ लो। यूएस वाले का कितना हो जाएगा? 57 प्लस 1,20,000 वैसे यूएस वाले को तो लगी है उसकी। 1,40,000। क्या हो रहे हो? हाँ यूएस में क्यों देख रहे हो? इंडिया में देखेंगे ना। हाँ लगी कहाँ पे सर? इंडिया आ रहा है ना यूएस सर। में है, नहीं, कहीं और लगने जाना से है ना नहीं उसको। मतलब है, वो बोल रहा है कि ट्रैवल का कोई चक्कर नहीं है, कहीं भी कर हर ले। कंट्री, अच्छा हर कंट्री का अच्छा, देखेंगे जिसमें ओके। सस्ता हो जाए। अच्छा अच्छा, सबसे अरे सस्ता खोज रहा है ना। हाँ हाँ, तो सबसे सस्ता कुछ अंदाजा भी लगा लो ना। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पहले निकाल लेते हैं। यूएस में है ना हर चीज में। ये है ना, तो ये तुम्हारा इसका कॉस्ट ऑफ पुअर 5, क्वालिटी हो 7, गया 7, 5, 12, 12 और 9, 21। 21 हो गया ये। इसका 10,000 और ये हो इंडिया गया का हो जाएगा 16 16,000 थाईलैंड 9 का। और 4 और इसका हो जाएगा 13 13 14 4 और 18 इसका हो जाएगा 18। 18। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऊपर में ही जो सबसे कम है वही निकल आएगा, हमको लगता है घूम फिर के। मेरे हिसाब से देखता मेरे हिसाब से
इंडिया का देख इंडिया रहा था। मलेशिया में सबसे सस्ता होगा। हाँ मुझे भी ठीक है हाँ सिंगापुर में जो देखो भी ना। जोड़ के निकाल सकते हो तुम लोग यार। अरे एक मिनट, मलेशिया का हो गया 10,000, 21,000 और 29,000 और नीचे कितना था 18 ना 18। 47,000। हाँ यही होगा। और दूसरे का क्या था इंडिया का? इंडिया का भी देख लेते हैं। इंडिया का 21 तो यही है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। 21, 16, 13, 18। 21,000। यहाँ पे है तुम्हारा 20, 28, 28,500। 28,500। ये 49,500 हो गया। 49। वही हो गया, मलेशिया ही हो जाएगा। हाँ रेड मतलब मलेशिया जाना डॉमसन। नहीं भाई ठीक हूँ मैं। ये बोलता है टेकिंग द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इनटू अकाउंट व्हिच कंट्री विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर नी रिप्लेसमेंट। ये भी यही है, जोड़ के लिखना है। जो टिपिकल था वो ऊपर था। देखो एक इससे लेसन है, जब आप कोई भी डेटा सेट उठाते हो ना, तो देखो इस डेटा सेट में मान लो कि पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, दूसरा थोड़ा टफ था, तीसरा चौथा तो बस जोड़ के लिखना था। तो आपको डरना नहीं होता है डीआई में, आप जितना हो सके उतने राइट आंसर्स निकालने होते हैं पेपर में, ठीक है। तो अगर तुम पहला पढ़ के तुम बोलोगे ये तो बहुत टफ है, छोड़ दोगे, तो बेसिकली यू विल मिस 2 more क्वेश्चंस देयर। फर्स्ट वाले में चलो ठीक है, कंफ्यूजन है कि डॉलर में कब बदलना है, कैसे बदलना है, बट लास्ट के 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐड ही करना था ना। अब ये 17 to 21, इसमें क्या डाउट था? इसका 18th वाला डाउट था। 18th और कौन सा था? एक मिनट। हाँ मतलब आ गया था, लेकिन मुझे कॉन्सेप्चुअली एक चीज समझनी थी उसमें 18th में। ये किया था 22 से 25 वाला किया तुम लोगों ने? 22 से 25 वाला रह गया। ये बहुत अच्छा है। अच्छा पहले वो देख लो, ये क्या बोलते ना, कौन ये सा वाला था? ना, ये बोलता है कि a low cost airline company connects 10 Indian cities A to J, sorry. And the table below gives the distance between a pair of airports and the corresponding price charged by the company. Travel is permitted only from a departure airport to an arrival airport. उसके बाद क्या है? The customers do not travel by a route where they have to stop at more than 2 intermediate airports. कौन सा वाला पूछ रहे हो? इसका लास्ट वाला नहीं, लास्ट 18। इसमें जो मेरे को डाउट ये था कि जो 5% कम करके, मतलब मिनिमम तो प्राइस निकाल लिया था A to J का, तो उसका 95% लेंगे ना, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। तो उसका जो 95% आ रहा था 2160.75 आ रहा था, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ही मार्क करेंगे ना। हाँ उसके क्लोजेस्ट जो होगा। हाँ अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है ना, साफ। हाँ मतलब ये नहीं कि उसके ज्यादा भी तो हो सकता है ना। नहीं क्लोजेस्ट कम ज्यादा कुछ भी। अच्छा ठीक है। और 21 वाला भी बाकी हो गया। 21 क्या बोलता है? मार्जिन है 15% का, और हाँ ये वाला ऊपर लैंग्वेज नहीं समझ आया इसका, डिस्टेंस ये बताता है ना कि 15% जो है ना ओवर द टोटल कॉस्ट which among the following is the distance to be covered by time to A to Z, to minimize the cost per किलोमीटर। तो तुम ये देख लो ना, जैसे कि मान लो कि जो टोटल वो है कॉस्ट आ रहा है, उसमें टोटल कॉस्ट ही क्या नहीं समझ नहीं आ रहा ना। नहीं, जो कोई भी तुम 2 स्टॉप लोगे ना, ये लिखता क्या है, 1 मिनट पढ़ने दो रुको। If the price improves the margin of 15% over the total cost that company incurs, which among the following is the distance to be covered in flying from A to Z that minimizes the total cost per kilometer for the company, है ना। मतलब मिनिमम कॉस्ट के लिए कौन सा डिस्टेंस होगा, हाँ है ना। तो A to Z अब यहाँ इसको बैठ के कौन छाटेगा बताओ? तुम छाट के रखे होगे ना पहले से? हाँ मैंने छाट के रखे हुए ना। अब कौन सा वाला बताओ, जब मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो वाला बताओ। पहले एक बताओ ना।
अच्छा रुको, कहाँ गया भाई? कौन सा क्वेश्चन था ये? 21। तुम लोग सारे लोग इसको ट्राई करो पहले, ठीक है, तब डाउट्स लेना। अरे दूसरी कॉपी में। हाँ, A to J जाना है ना, A to B अगर जाएंगे और फिर B से J जाएंगे। हाँ, तो A to B जा रहे हो तो डिस्टेंस हुआ 560, कॉस्ट हुआ 670। हाँ 670। और फिर उसके बाद क्या किए? B to J वहाँ कहाँ है? B to J कहाँ है? ये रहा डिस्टेंस ना। हुआ 2300 हाँ और 2275 और कॉस्ट कितना हुआ? 2275। तो जैसे ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये टोटल डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 2860 और टोटल जो प्राइस है वो है तुम्हारा 2945 2945। तो 2945 का 85% पहले कर लिया जाए। क्या 2945 का 15% तो उसको मार्जिन मिलेगा। मार्जिन है तो 85% है जो उसको हाँ, रियल कॉस्ट है। हाँ, और पर किलोमीटर कॉस्ट कितना होगा डिवाइडेड बाय? डिवाइड कर देंगे। तो सर वही मेरा क्वेश्चन है कि 6 के 6 रूट्स है, 5 हाँ, सॉरी हाँ, 5 में करके देखना पड़ेगा क्या? हाँ। अच्छा ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है ना जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो उसको छोड़ने वाली चीज होती है, या फिर क्या? जो मोस्ट सुटेबल दिख रहा है, अंदाजा लगा के सही सा दिख रहा है, वो भी तुम हाँ, कर सकते हो। जैसे ये ना, ये वाले को तुम ऐसे ले सकते थे कि ये 3000 मान लेते, तो 3000 का 85% बहुत आसानी से निकल सकता है ना। हाँ, तो 3000 का 85% कितना होगा? तुम्हारा 2500 और डिवाइडेड बाय 28। ये तो ये इसको इतनी यहीं के पर छोड़ दो, फिर नेक्स्ट वाला ऐसे करते चले जाओ। ठीक है। तो लास्ट वाला ट्राई करो और ऊपर वाला। अच्छा, इस पे एक क्लास और लेंगे जो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो तुम लोग 5 to 8, ठीक है, 5 to 8 भी चेक कर लेना एक बार करके, और इसको कंप्लीट कर लेना, इसके सेट्स को, प्रोडक्शन वाला, और लास्ट वाला भी कर लेना एक बार। ये छोड़ सकते हो अगर किसी को मन है ना, तो ये वाला पूरा क्वेश्चन छोड़ सकता है। यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस वन, ठीक है। इसको ट्राई करो, फिर कल हम लोग एक अलजेब्रा क्लास और इसको कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग को भी, ठीक है। बाय सर। हाँ, आरसी की कोई 60 पेज की वो है ना, मुझे मतलब शेयर कर दो ना। हाँ, ठीक है। और सब नहीं है दूसरी मेरे पास। आरसी भी दे दो। बस वो आ गया कल से, तो दोबारा मैंने डालना शुरू कर दिया ना, उसके मामा जी वो थे, बीमार थे, अच्छा ठीक है, अच्छा तो हॉस्पिटल